आपको ये पूरा कूड़े का ढेर दिख रहा है, ये कभी नदी होती थी और इसको रिस्पना नदी कहते हैं। इसका नाम पहले ऋषिपर्णा नदी था। 20 साल पहले ये नदी साफ थी, आज ये देखिए कैसी है, और 20 साल बाद देखना आप इसका जब ये डबल हो जाएगा। और ये नदी कभी बहती थी और 12 मासों बहती थी, 12 महीने बहती थी। तो इसका उद्गम यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो वुडस्टॉक स्कूल है मसूरी में, उसके पास में कई सारी स्ट्रीम्स इकट्ठा होती हैं। एक मासी फॉल करके बनता है, मासी फॉल से फिर ये शिखर फॉल आती हैं। तो देहरादून का 70% पानी रिस्पना लेकर आती है। शिखर फॉल्स, जो अगर आप इसको एक सोर्स मान लें, जो लोग उत्तराखंड से ज़्यादा जानते नहीं हैं, देहरादून के एक अपर क्षेत्र में एक फॉल है शिखर फॉल्स, जिसको हम रिस्पना का सोर्स मान लेते हैं अभी के लिए। वहाँ पर जल विभाग ने अपनी लाइंस डाली है और वो वहाँ से पानी एकत्रित करते हैं। तो आप विडंबना देखिए कि जो नदी हमें पानी दे रही है, जो हमारे जीवन दे रही है हमको, उसमें ही हम गंदगी और सीवर तक मिला रहे हैं। और वो फिर नदी अपने आप में समा नहीं सकती, तो वो क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो सारा पॉल्यूट हो रहा है। तो इसको सफाई करने के कई प्रयत्न हुए, कई एनजीओज भी आए, सरकारों ने भी बहुत इसकी कोशिश की, लेकिन जैसा आप देख ही रहे हैं कि हर स्ट्रेच पे कूड़ा सफाई होती है, लेकिन कूड़ा वो दोबारा से उसमें उसी तरीके से फेंका जाता है और ये कूड़ा जितना साफ होता है उतना बढ़ता चला जाता है। तो हमारी इको ग्रुप सोसाइटी है, हमने इसको सोचा था कि अब इस पर एक बड़ी पहल करें। तो इसकी जो हमने अभी पहल की है, हमने ये सोचा, हमने पूरे इस पर 1 साल काम करेंगे और साथ में निवासियों को जोड़ेंगे, स्कूल्स को जोड़ेंगे, बच्चों को जोड़ेंगे, दूसरे एनजीओज को जोड़ेंगे। तो हमने इसको 29 फरवरी से हमने ये सोचा था, एक एरिया सेलेक्ट किया जो सबसे जिसे कह सकते हैं बहुत बुरा हाल है, जहाँ पर आप देखिए वहाँ 20-20 फीट के पहाड़ थे कूड़े के। तो हमने वहीं पे तट पे जो हमारे 1.5 फीट कूड़ा भरा हुआ था, वहाँ से हमने सफाई शुरू की। हमें देख के वहाँ के निवासी भी साथ आए और साथ उसके बाद हमने नगर निगम से भी कोऑर्डिनेट किया। नगर निगम ने भी बड़ी हमारी उसमें हेल्प की और वो जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली लगाए और हम भी साथ साथ साफ़ करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी था कि कूड़ा दोबारा से वहाँ पे ना जाए। तो हमने वहीं पर जो लोकल लोग होते हैं उनकी अवेयरनेस की, उनको कूड़े के प्रबंधन के बारे में बताया कि कैसे आप कूड़ा घर में अलग अलग कर सकते हैं। और अलग अलग करने से क्या होता है कि कूड़ा जो हमारा एक मिक्स फॉर्म में होता है, और ये जो आप सारे देखें ये मिक्स वेस्ट है, मिश्रित वेस्ट है, लेकिन हम उसे अलग कर लें जिसमें प्लास्टिक अलग हो जाए और घर जो सब्जियों का कूड़ा अलग हो जाए, तो वो कूड़ा कम हो जाता है। वो अवेयरनेस करने के बाद हमने वहाँ पे रिसाइकिल के लिए अलग से प्लास्टिक की वो भी लगाई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने एक स्ट्रेच में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, थोड़े बदलाव भी आए हैं। लेकिन ये क्योंकि नदी काफ़ी लंबी है, 25 किलोमीटर से ऊपर नदी है और पूरी नदी पे ये काफ़ी इंक्रोचमेंट हो चुका है। जब ये इंक्रोचमेंट हुआ तो इनको समाव रोका नहीं गया, और नहीं रोका गया तो ये लोग जो आप देख सकते हैं, ये चाहे इस पे घर बने हैं या होटल्स बने हैं या दूसरी चीज़ें बनी हैं, वो इसमें कूड़ा फेंकते रहते हैं। तो अब हमारा ये जो 1 साल का प्रोजेक्ट है, हम इसमें ना केवल सफाई करेंगे बट हम लोगों को अवेयर भी करेंगे। तो आसन और टॉन्स नदियाँ यमुना में जाती हैं और 4 नदियाँ हैं जो गंगा में जाती हैं, जो हैं रिस्पना, बिंदाल, सुसवा और सौंग। इन 4 नदियों का जो गंगा में जा रही हैं, इनकी हालत बहुत बुरी है। रिस्पना और बिंदाल नदियाँ लगभग ख़त्म हो गई हैं। अगर हमें इनका पुनर्जीवन करना है तो सरकार को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अपर कैचमेंट एरियाज़ में हैवी प्लांटेशन करने पड़ेंगे, ग्रीनरी को कंजर्व करना पड़ेगा, वाटर रिटेंशन करने वाले पेड़ों को प्लांट करना पड़ेगा और उसमें पानी बना रहे, इसके लिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है, इंक्रोचमेंट जो है नदियों पर, उसको हमें कम करना पड़ेगा। और जो नीचे की तरफ अगर आप जाएं, मोथरावाला के पास, डून यूनिवर्सिटी के पास, तो कितने सीवर इसमें खुलते हैं, इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये सब सिचुएशंस हैं जो हमें डील करनी है और हम उम्मीद करते हैं कि देहरादून शहर के सपोर्ट से हम इन सब चीज़ों पर और अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं।
हमें ये पता था कि ये नदी पहले बहुत साफ़ सुथरी थी, ये एक पेरिनियल रिवर है और ये साफ़ सुथरी होनी भी चाहिए थी, ये हमारा एनवायरनमेंट है। और लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग जो आसपास रहते हैं वो अवेयर नहीं है, वो इस बात के अवेयर नहीं है कि यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए और इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती है, सिर्फ उन्हीं को और बाकियों को भी। तो इसलिए यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए आए थे ताकि हम हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित भी रख सके और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। इतना कूड़ा है यहाँ पे, हमें लगता है कि यहाँ पे हमें और लोग चाहिए, और अवेयरनेस करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे आएगा। और सरकार का भी सहयोग चाहिए होगा, सरकार की भी कुछ पॉलिसियाँ होनी चाहिए। जैसे लोग यहाँ से ही फेंक दे रहे हैं अपना, मतलब ये समझ रहे हैं रिस्पना जो है एक डस्टबिन समझ रहे हैं लोग, तो उन्हें सिर्फ ये करना है यहाँ पे फेंकना है। तो ये हाल हो रखे है रिस्पना के, जो एक टाइम पे एक साफ सुथरी नदी हुआ करती थी, आज वो एक नाला बन चुकी है। तो हमारा जो काम है वो नाले से इसे नदी बनाना है दोबारा। हमारी टीम पिछले 13 वर्षों से इन 2 नदियों को बचाने के लिए कार्यरत है। हम लोगों के समूह के बारे में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हम लोग एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है। सब लोग स्टूडेंट, छात्र या एक यूथ ग्रुप है जो पिछले 13 सालों से लगे हुए हैं देहरादून के वेरियस सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात करने के लिए। जब हम लोग रिस्पना की बात करते हैं तो ये अभियान 2012 से स्टार्ट हुआ था, जब हम पहली मैराथन दौड़ करा रहे थे। क्योंकि हम बच्चे थे, हमें एक थीम चाहिए थी कि किस तरीके से मैराथन कराई जाए। और पिछले 1 साल से हम लगातार क्लीन अप ड्राइव्स तो कर ही रहे थे, तो हमें किसी ने रिस्पना और बिंदाल के इस इशू से जागरूक कराया, तो हमने उसके बारे में स्टडी करी। तब हमें पता लगा कि ये कितना ग्रेव इशू है। 2013 में हमने फिर से इसका एक और एडिशन किया और हमने इस मैराथन दौड़ के थ्रू एक अवेयरनेस कैंपेन बनाने की कोशिश करी। इस कैंपेन के सबसे पहले एडिशन में उस टाइम के मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी आए थे, जिन्होंने रिस्पना बिंदाल को बचाने के लिए एक रोड मैप बनाने की बात करी। देन इसके बाद उसके अगले संस्करण जो कि 2013 में हुआ था, उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज हरीश रावत जी, जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने उत्तराखंड स्टेट के, वो उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे। तो हम उनसे मिले, हमने उनको इस आयोजन में बुलाया एंड उनको दिखाया कि देहरादून के जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि रिस्पना और बिंदाल के लिए कुछ हो। इसी इवेंट का ये नतीजा भी रहा कि जब हम लोग उनके पास वापस फॉलो अप करने गए तो उन्होंने एक स्टडी हमारे कहने पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की से करवाई। एंड उस स्टडी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस स्टडी में पहली बार हमें पता चला कि रिस्पना और बिंदाल एक बहुत ही प्रमुख नदियां हैं। दूसरा, रिस्पना जो है वो एक 12 मासी बहने वाली नदी है। तीसरा, रिस्पना का जो कैचमेंट एरिया है वो 100 मीटर का है नेचुरली, जिसको आज हमने इंक्रोच करके कुछ जगहों पे 10 मीटर का भी नहीं छोड़ा है। तो इस रिपोर्ट से हमें देहरादून की जो नदियां थी उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि किस तरीके से नदियां बिहेव कर रही हैं और किस तरीके से हमने इंक्रोच कर लिया। आप समझ सकते हैं ये कई 30-40 साल की गंदगी इसमें पड़ती रही है, लोगों की मानसिकता बनी हुई है। नदी के बारे में लोग नदी को पूजनीय नहीं मानते हैं। नदी बहुत, ये देखिए ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर है, नमामि गंगे के अंडर में आती है। तो यदि ये जितना भी इसमें सीवर जा रहा है या सॉलिड वेस्ट जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गंगा में जाके मिल रहा है। और रास्ते में जाके ये बिंदाल भी ऐसी ही हमारी एक दूसरी रिवर है जो इसमें मिलके सुस्वा बनती है, और फिर राजा जी नेशनल पार्क होती हुई गंगा नदी में जाके हरिद्वार में मिलती है, ऋषिकेश के पास। तो ये पूरी गंगा को पॉल्यूट करती हैं कुछ सारी जाके। जिस तरीके से देहरादून में हम देख रहे हैं कि बेइंतहाशा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और पॉलीथीन एक बहुत बड़ी समस्या निकल करके आ रहा है, और जिस तरीके से यहाँ का पूरा वातावरण जो है बहुत प्रभावित हो रहा है, तो इसी मुहिम के तहत जो इको ग्रुप है, बहुत लंबे समय से लोगों ने रिस्पना के ऊपर बहुत सारा काम किया है। और जिस तरह रिस्पना का जो स्वच्छ निर्मल जल हुआ करता था किसी ज़माने में जो हम सुनते थे, और आज जिस तरीके से ये एक नाले की तरह परिवर्तित हो चुका था, बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए क्लीन रिस्पना का जो अभियान है, जिसमें कि रिस्पना की सफाई की जा रही है और इको ग्रुप के मेंबर्स और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स मिल करके जिस तरह से काम करते हैं, तो उसी के तहत हम रोजाना सुबह 1 घंटे जो है श्रमदान करते हैं रिस्पना में और उसकी सफाई करते हैं। जितना भी जो कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, जो पॉलीथीन पड़ा हुआ है और भी तरह का जो इस तरह का जो मटेरियल है कि जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है, उस मटेरियल को हम लोग जो है इकट्ठा करते हैं, सफाई करते हैं। और इको ग्रुप जो इसमें लीड करता है, और बहुत सारा यूथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें।
देखिए, हमने जो प्रयास किए हैं विगत 13 वर्षों में, चाहे रिस्पना पुनर्जीवन हो या अन्य चीज़ों पर बात करें, तो हमारी कई चुनौतियां अभी भी हैं, वो बढ़ी हुई हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन है, ये चुनौतियां और भीषण हो रही हैं। लेकिन ये कहते हुए हमें खुशी है कि हम एक बहुत बड़े तबके को, युवाओं के जागरूक कर चुके हैं। और जिस तरीके से ये काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर हम इसी तरीके से देहरादून के वातावरण को पोल्यूटेड करते रहेंगे तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो यंग जनरेशन आने वाली है उन लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय होने वाला है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि इस अभियान में जो ये क्लीन रिस्पना का जो एक ड्राइव चला हुआ है और जिसको इको ग्रुप इस वक्त लीड कर रहा है, आशीष गर्ग जी, अनिल कुमार मेहता जी, संजय भार्गव जी, ऋषि पाल जी और भरत शर्मा जी जिस तरीके से इसमें लीड कर रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं और एक छोटे से भागीदार बन करके हम भी इसके साथ इसमें लगे हुए हैं। देखिए, जो लोग भी रिस्पना पुनर्जीवन पर काम कर रहे हैं उनके साथ हम हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहे हैं। हम 13 वर्षों से रिस्पना को ट्रैक कर रहे हैं, उसके सोर्सेज तक गए हैं, उसमें क्लीन अप ड्राइव्स कर रहे हैं, उसमें प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, उसमें हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार के साथ नीति नियोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ओर से 13 वर्षों से प्रयासरत रहे हैं। हमारी जानकारी में है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो रिस्पना को क्लीनिंग की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी और चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हमेशा उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने वॉलंटियर्स भेजते हैं। और हमारी ओर से भी ये कोशिश रहेगी कि रिस्पना को मैक्रो लेवल पर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि उसका पुनर्जीवन हो, इसकी तरफ हम प्रयासरत हैं। तो हमारी संस्था लगातार इसी इशू को लेकर सब लोगों के साथ, सब लोगों के समूह के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमसे जुड़ें और इसकी सफाई को लेकर आएं। बहुत बड़ा चेंज जो पिछले 13 सालों में हमने देखा है वो ये है कि जब हम पहले लोगों से बात करते थे रिस्पना को बचाने की, तो लोग बोलते थे अरे ये तो नाला है, अरे इसमें तो बरसात में पानी आता है। अभी वो नाला से नदी बन चुका है 13 साल के एफर्ट्स के बाद। तो अब हमारी कोशिश है कि उस नदी को अब हम थोड़ा सा और साफ करें। जो आसपास एंक्रोचमेंट हुआ है उसको अच्छे तरीके से एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाकर उस जो पूरा एंक्रोचमेंट है उसको हम लोग हटाएं एंड हम रिस्पना को उसके जो ओरिजिनल रूप है उसमें देखें। कूड़ा कोशिश करें घर में अलग अलग करें, पर यदि अलग अलग नहीं हो पा रहा है तो किसी भी हाल में उसको नदी में ना डालें या कहीं रोड साइड में ना फेंकें, उसको आप कूड़े की गाड़ी को ही दें। और यही मुहिम हमारी चलती रहेगी आने वाले टाइम में। और हमारा विश्वास है इसको कि जैसे जैसे इसमें हमारी सरकार भी साथ दे रही है, नगर निगम भी साथ दे रही है, इसमें सीवर टैप कराने की भी एडवांस में बात चल रही है। होपफुली 3-4 महीने के अंदर इसमें भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो सीवर और हमने इसमें ये बंद कर दिया सॉलिड वेस्ट डालना, तो ये रिवर अपने को पुनर्जीवित कर लेगी। और साथ ही साथ हमारा विचार ये भी है यहाँ पर अच्छे अच्छे पेड़ लगाए जाए, हरियाली लगाई जाए। तो हरियाली, सॉलिड वेस्ट को रोकना और सीवर को रोकना, यदि हम 3 चीज़ कर पाए 1 साल के अंदर तो ये रिवर अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी, हमारा ये मानना है। हम सभी लोगों से ये चाहेंगे कि आप सभी समय निकाल करके, अगर जिस भी वक्त आपका समय है, हम रोजाना जिस तरीके से ये 99 दिन या 100 दिन का अभियान अभी तक हो चुका है, यदि आपको भी समय लगता है तो आप सुबह थोड़ा सा श्रमदान जरूर कीजिए और ये जो क्लीन रिस्पना जो ड्राइव चला हुआ है इसको साफ कीजिए। और एक बार फिर से जो हमारा पुराना जो देहरादून है, जहाँ पर स्वच्छ निर्मल जल बहा करता था, नदियाँ बहा करती थी, वो कहीं ना कहीं हम किसी रूप में उसको दोबारा लेकर के आ सकें। मेरा सबसे यही मैसेज है कि सबसे पहले तो प्लास्टिक का अगर यूज़ कर रहे हैं तो कम यूज़ करें, और अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो उसको इस तरीके से डिस्पोज करें कि ताकि वो हमारे पर्यावरण को हानि या दूषित ना पहुंचाए। कूड़ा जलाना कम करें और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें। अपने आप को जागरूक बनाएं, अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाएं। और हमें अपना जो कूड़ा होता है उसे हम एक बोतल में मिनी डस्टबिन जिसे कहते हैं, हम उसमें अपना कागज़ डाल सकते हैं, जो हम रैपर फाड़ते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। उसमें हमारा 1 हफ्ते का कूड़ा आ जाता है। इससे आपका थोड़ा बहुत
कूड़ा उसमें जला जाएगा, तो जिससे आपके घर में कूड़ा कम होगा। और इसमें रिजनोवेशन के भी, इसके जीवित करने के और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें कई जगह चेक डैम बनाए जाएँ, मछलियों का पालन किया जाए, और भी हम इसमें कई सुझाव हैं हम जो दे रहे हैं, और सरकार भी इस पर मनन कर रही है, लेकिन अब इसे तेज़ी से करना पड़ेगा। और कई बड़े काम तो सरकार को ही होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो अवेयरनेस से लेके जितनी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको जो पहले बताई, वो हम लोग करेंगे और सरकार के साथ मिलकर करेंगे। जो भी घर का कचरा होता है, आप प्लास्टिक्स को, जैसे बॉटल होती है, बॉटल में प्लास्टिक को डाल देना है, फिर उसी बॉटल से क्राफ्ट बना लेना है, और मतलब नदी में कचरा ना फेंके। मैं ये कहने लगूंगा, मेरा घर मैंने साफ कर लिया, लेकिन जो बाहर भी तो मेरा ही है ना, ये नेचर भी मेरा है, नदी भी हमारी है। तो हम कहते हैं हमारा घर साफ हो गया, उसके लिए नदी को खराब कर दूंगा। तो मतलब मैंने अपनी चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ को साफ किया, एक अपनी ही बड़ी चीज़ को गंदा कर दिया। तो ये कोई बहुत बड़ा वो लॉजिक नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि नदी में यदि गंदा कर रहा हूँ तो मैं अपने को ही गंदा कर रहा हूँ, कल मेरे ही स्वास्थ्य खराब होने वाला है इसमें। आप जानते हैं कि जल ही जीवन है, और इस तरीके से अगर जल के आसपास आप लोग कूड़ा करेंगे तो उस कूड़े से जो है आप ही को नुकसान होने वाला है। जो नदियों के आसपास कूड़ा हो रहा है, या हमारे घर, हमारी सोसाइटी, मोहल्ले के आसपास कूड़ा हो रहा है, उसको बंद करिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इस अभियान में जुड़िए। जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड की मुहिम एक नारे पर थी, वो था जल जंगल जमीन को बचाना है। आज हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। उत्तराखंड वासियों को, देहरादून वासियों को, जो आसपास रिस्पना के बसे हुए हैं, रिस्पना को जानते हैं, या देहरादून में किसी भी प्रकार से रहते हैं, आपके लिए यही सही मौका है, यही सही टाइम है। आगे आइए, कदम उठाइए, क्योंकि आपके आगे जो आपकी जनरेशन आएगी, अगर आज आपने कदम नहीं उठाया तो आपको वो माफ नहीं करेगी। तो मेरी सारे लोगों से यही अपील है, जो भी रिस्पना के आसपास रहते हैं, जो कूड़े की गाड़ी आती है ना, उसमें आप कूड़ा जरूर फेंकिएगा, क्योंकि ये एक छोटी छोटी चीज़ है, एक बड़ा चेंज लेके आएगी। जो रिस्पना नदी है वो दोबारा नदी बन जाएगी, अभी फिलहाल ये नाला बन चुकी है। तो यही आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि कूड़ा कूड़ेदान में होना चाहिए, ना घर में ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में। जो आसपास नदी के रह रहे हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि नदी तल से हम जितनी दूर हो सके अपना आवाज़ बनाएं। और नदी किसी के रहने की जगह नहीं है, हमें अपनी नदियों को बहने का अधिकार देना होगा। वो मत नहीं डालती, वो कुछ कहती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है उनकी एक आवाज़ नहीं है या उनकी एक ज़िंदगी नहीं है। और अगर हम नदी को उसका पथ नहीं देंगे तो नदी को अपना पथ बनाना आता है। ये हमें केदारनाथ त्रासदी ने 2013 में एक बहुत ही भीषण तरीके से सिखाया था, और अगर हम उससे भी नहीं सीख लेते हैं तो हमसे बड़े बेवकूफ़ और महामूर्ख लोग शायद कोई नहीं है।